गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? क्या आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग भाई जो अच्छे से लोगों ने भी इंजन ऑपरेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। इसकी दो क्लास हम आपको कर पहले क्लास में हमने आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन करवा दिया था। इंटरनल कंबस्टन आपको करवा दिया था और 4 स्ट्रोक संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे का वर्किंग जो सारा कुछ हमने आपको बताया। उसके बाद जो दूसरी क्लास थी जिसमें आपको 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में बता दिया। डिफरेंस भी हमने आपको एसआई इंजन सीआई इंजन के बीच में बता दिया। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हमने आपको बचा हुआ जो अब हमारा इस चैप्टर में बस बचता है, एक तो बचता है 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। उसके बाद हम 4 स्ट्रोक स्ट्रोक का कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यहाँ से सवाल भर भर के आते हैं, टर्मिनोलॉजी को हम आखिरकार टर्मिनोलॉजी आया, इन सब चीज़ों पे आज की क्लास में फोकस वाला है हम लोगों का। और आज ही की क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म भी करने वाले। आइए सबसे पहले हम लोग 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का देख लेते हैं, रफली देख लेंगे, फिर हम आगे टर्मिनोलॉजी की तरफ। देखिए 2 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है फिर पेट्रोल इंजन, तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस सक्शन स्ट्रोक में आएगा, और सक्शन स्ट्रोक में क्या आएगा कि अगर वो पेट्रोल इंजन होगा तो एयर प्लस फ्यूल आएगा, और डीजल इंजन है तो केवल हवा आएगी। बस एक डिफरेंस वहां से निकलता है। और दूसरा डिफरेंस जो हमारा निकलेगा, अपवार्ड स्ट्रोक में एक डिफरेंस की सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में केवल हवा जाएगी। ठीक है, लिख देते हैं। अपवार्ड स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन से केवल एक डिफरेंस क्या है, केवल हवा जाएगी। क्या जाएगी? केवल हवा जो है वो सिलेंडर के अंदर। और दूसरा जो होगा वो हमारा पावर स्ट्रोक यानी डाउनवर्ड स्ट्रोक में घटना होगी। यहाँ पर लगा हुआ जो है ये फ्यूल इंजेक्टर है। क्या लगा हुआ है? आप कहेंगे सर ये फ्यूल इंजेक्टर है, और इसी की सहायता से जो क्या होता है, डीजल का स्प्रे होता है। क्या होता है? डीजल का हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, जो कि हमारे ईंधन को जलाने में दो ही परिघटना है जो कि डिफरेंट होती है स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की। क्लियर? बस यही दो चीज आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, और बाकी आपको क्या करना है कि जो हमने आपको 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग बताया है, फिर से क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। बस आपका काम जो है 2 स्ट्रोक इंजन से इस प्रकार से हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग है वो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग पहले एक छोटा सा कंपेयर देख लेंगे 4 स्ट्रोक इंजन का, और उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की। तो क्लियर है? तो हमको ये मत बोलिएगा कि सर आपने 2 स्ट्रोक डीजल इंजन नहीं बताया। हमने आपको पूरा कुछ बताया है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। उसमें जो डिफरेंसेज हैं आप यहाँ से समझ लिए, और उसके बाद आप उसको वर्किंग एज इट इज सेम होता है। इतनी कहानी हमको फिर से लंबी लिखानी होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि उतने देर में हम कुछ नए चैप्टर को कवर कर सकते। क्लियर है? तो स्मार्ट अप्रोच जो है हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी बनता है। डाउनवर्ड स्ट्रोक है, देखो भैया, डाउनवर्ड स्ट्रोक एक्चुअली में फिगर जो है हमारा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का है। देखिए डाउनवर्ड स्ट्रोक यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, पावर और एग्जॉस्ट दोनों स्ट्रोक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पर ईंधन जल रहा था, स्पार्क प्लग से क्या हुआ, स्पार्किंग हुआ। पिस्टन देखिए यहाँ पर क्या है कि इनलेट पोर्ट क्या होता है, खुल जाता है। ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट अभी क्या है, बंद होगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट से जो हमारी जली हुई गैसें निकल जाएंगी, और ये जो हमारा इनलेट पोर्ट से फ्रेश चार्ज है वो क्रैंक केस के अंदर चल। ये सारी चीज हमने आपको 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के वर्किंग में बताया था। एक आपको हेडिंग डालना है, और हेडिंग क्या है, आपको डालना है कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच में हेडिंग डालते हैं हम लोग।
4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच में हम अभी डिफरेंस देंगे। हमने आपको कल एक चीज और बताया था कि स्पार्क इग्निशन इंजन यानी जो स्पार्क की सहायता से चलता है और स्पार्क किसमें लगा होता है, तो स्पार्क प्लग जो होता है पेट्रोल इंजन में लगा होता है, यानी वो पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है। दूसरा हमने आपको सीआई इंजन ही बताया था, सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी डीजल इंजन की बात वहां पर हो रही। क्लियर है? कुछ इस तरीके के पॉइंट हमने आपको बताया था। हमने आपको यही बता रखा है कि कार्बोरेटर जो है किस में लगा होता है, कार्बोरेटर जो होगा वो हमारा पेट्रोल इंजन में लगा होता है। फ्यूल इंजेक्टर किस में लगा होता है, डीजल इंजन में लगा होता है। ये सारी की सारी चीजें हमने आपको कल के क्लास में बता रखी। आइए भैया, सबसे पहले हम देखेंगे, एक तरफ लिख लीजिए आप लोग 4 स्ट्रोक इंजन। आप तो एक तरफ क्या लिखेंगे, 4 स्ट्रोक इंजन, तो 4 स्ट्रोक, और दूसरी तरफ 2 स्ट्रोक। अब देखिए, हमने यहाँ पर 4 स्ट्रोक इंजन लिखा और 2 स्ट्रोक इंजन लिखा है। हमने यहाँ पर ना ही पेट्रोल इंजन की बात की है ना ही डीजल इंजन की बात की है। और जब हमने 4 स्ट्रोक इंजन लिखा, इसका मतलब ये निकलता है कि ये डीजल इंजन की ही बात कर रहा है और साथ ही ये पेट्रोल इंजन की भी बात कर रहा है। क्लियर है? ठीक है ना? तो अब इसमें हम ये पॉइंट डिफरेंस पे नहीं लिखेंगे कि कार्बोरेटर लगा होता है कि नहीं लगा होता है। क्यों? क्योंकि हमने पेट्रोल इंजन डीजल इंजन का डिफरेंसेस नहीं निकालना है। हमने 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन का कंपेयर करना है, किसका पावर ज्यादा है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, किसकी दक्षता ज्यादा है, कौन ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन करता है, किसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है। इन सारी चीजों को हम लोगों को देखना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि इसमें क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में ऊर्जा निकलती है। क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। लिख लीजिए इसको, 4 स्ट्रोक इंजन में इसमें क्रैंक शाफ्ट के शाफ्ट के 2 चक्कर में पावर उत्पन्न होता, पावर उत्पन्न होता है। ठीक है? अच्छा, 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि इसमें क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। इसमें क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर यानी 1 रिवॉल्यूशन में पावर उत्पन्न हो जाता, पावर उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है यहां तक? चलो, अब इसको आप ऐसे देखिए कि जितना देर में आप एक काम को कर रहे हैं, जितना देर में आप एक काम को कर रहे हैं, उतने देर में कोई आदमी आधा काम कर रहा है। इसको आप अच्छे से यहां पर ऐसे समझिए कि 4 स्ट्रोक इंजन को क्रैंक शाफ्ट का 2 चक्कर चाहिए होता है पावर को उत्पन्न करने के लिए। यानी हम मानते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन को एक बार पावर उत्पन्न करने में 2 घंटा लग जाता है। क्लियर है? अब जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो क्या करता है कि उसको पावर उत्पन्न करने में लिए क्या है कि क्रैंक शाफ्ट का एक रोटेशन लगता है, यानी उसको जो घंटा लग रहा है, मान लो कि 1 घंटा, एक्चुअली वो सेकंडों का काम होता है, लेकिन हम आपको घंटे आवर्स के हिसाब से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसको 2 घंटा लगा था एक पावर स्ट्रोक बनाने में, और जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है उसको लगा कितना घंटा लगा है, 1 ही घंटा लगा है। तो आप कहेंगे सर पावर किस में ज्यादा बन रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे वाले में ज्यादा पावर बन रहा है। क्योंकि 1 घंटे में पावर कोई बना रहा है, कोई 2 घंटे में पावर बना रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि जो 1 घंटे बना रहा है ज्यादा तेजी के साथ पावर बना रहा है। 2 घंटे में वो 2 बार पावर बनाएगा और वो 2 घंटे में एक बार पावर बनाएगा। तो अगर वो 2 बार पावर बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो पावर स्ट्रोक की जो कैपेसिटी होगी, दक्षता जो होगी, वो 2 स्ट्रोक इंजन की ज्यादा होगी कंपेयर टू 4 स्ट्रोक।
क्लियर है? समझ में आया हमने क्या कहा? हमने कहा कि क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में कोई आदमी 2 दिन काम करता है तो कुछ कमाता है, ठीक है, और कोई आदमी एक ही दिन काम करके उसके बराबर मान लो अर्न कर लेता है। क्लियर? अब ऐसा सोचिए, जो एक ही दिन में उतना काम कर तो फिर वो दूसरा दिन भी तो काम करेगा, वो बैठा तो नहीं रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, उससे ज्यादा वो अर्न कर रहा होगा। किससे? 4 स्ट्रोक इंजन से 2 स्ट्रोक इंजन की जो दक्षता होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो लिख लीजिए कि यांत्रिक दक्षता जो होती है 4 स्ट्रोक इंजन की क्या होगी, ज्यादा होगी। लिख लीजिए इसको। यांत्रिक दक्षता ज्यादा होती है, यांत्रिक दक्षता ज्यादा होती है, यांत्रिक दक्षता कम होती है। लिख लीजिए इसको। यांत्रिक दक्षता जो होती है क्या होती है, कम होती है। दक्षता कम होती, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए कि इसमें क्या होता है, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व लगा होता है। इसमें वॉल्व लगा होता है, और इसमें क्या लगा होता है, पोर्ट लगा होता है। में पोर्ट लगा होता, कौन कौन सा पोर्ट है, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, याद है ना? और हमने आपको उसमें बताया था कि इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व, ठीक है। तो इसमें वॉल्व लगा होता है, इसमें पोर्ट लगा होता है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। जल्दी से लिखो, इस 3 पॉइंट को फटाफट लिख लो। हो गया? चलिए लिखिए। अगर दक्षता अधिक होगी तो उसका आउटपुट भी हमको ज्यादा देना पड़ेगा, बिल्कुल सी बात है। तो लिख लीजिए, इसकी आउटपुट अधिक होती है, इसकी आउटपुट अधिक होती, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट होती है क्या होती है, इसकी आउटपुट कम होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप एक और पॉइंट लिख लेना है, इसका इंजन जो होता है 4 स्ट्रोक का कम गर्म होता है। इंजन कम गर्म होता है, इसका इंजन जो होता है, इंजन कम गर्म होता है, गर्म, ठीक है। इसका इंजन जो होता है, इंजन ज्यादा गर्म होता है, इंजन ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें फ्यूल अच्छी तरीके से जल जाता है, इसमें फ्यूल जो है, ईंधन जो है, पूरी तरीके से, पूरी तरह जलता है। इस फ्यूल पूरी तरीके से नहीं जलता है, फ्यूल पूरी तरह नहीं जलता। क्लियर है यहां तक आपको ये पॉइंट, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में? तो ये था हमारा डिफरेंस है, जो कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में हमने अभी आपको बताया। क्लियर? अब आओ, यहां से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को लिखने वाले हैं।
सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, IMP। ठीक है, चलिए एक एक करके लिखेंगे और एक एक करके इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले। लिख लीजिए सबसे पहले कि वॉल्व लीड क्या होता है। ठीक है, लिख लीजिए कि वॉल्व लीड और वॉल्व लैग क्या होता है, इसको लिखेंगे हम लोग पहले। पॉइंट जो हमारा पहला होगा वॉल्व लीड, वॉल्व लीड में भी लिख लीजिए इसको वॉल्व। अब लीड क्या होता है और लैग क्या होता है, इसको समझना भैया बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से प्रश्न बहुत बारी आया है। लीड करने का मतलब अगर हम आपसे पूछें बताइए क्या होगा, कोई आदमी लीड कर रहा है, तो आप कहेंगे कि सर वो लीड करने का मतलब हो गया आगे रहना है। किसी कोई ग्रुप को लीड करता है यानी वो उस ग्रुप की सारी बातों में सबसे पहले आगे उसका भागीदारी होती। वैसे ही वॉल्व लीड करने का मतलब होता है कि वॉल्व का खुलना और बंद होना एक टाइमिंग के द्वारा कंट्रोल होता है। इसको हम लोग वॉल्व टाइमिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर उस टाइमिंग से पहले वॉल्व खुल गया है यानी वॉल्व आगे खुल गया है तो उसको क्या बोलेंगे, लीड। और बाद में खुलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लैग। तो लिख लीजिए समय से पूर्व किसी वॉल्व का खुलना लीड कहलाता है। लिखेंगे इसको कि समय से पहले, समय से पहले। अभी समय क्या है, यानी वॉल्व टाइमिंग की बात हो रही है। समय से पहले किसी वॉल्व का खुल जाना, किसी वॉल्व का खुलना लीड कहलाता। ठीक है, लीड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, वॉल्व लैग क्या होता है। वॉल्व का लैग क्या होता है, वॉल्व लैग। ठीक है, चलो भाई, वॉल्व लैग क्या होता है लिख लीजिए कि समय के बाद आप बोलते हैं ना कि मोबाइल जो है मेरा लैग कर रहा है, यानी वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है। जब हम बटन दबा रहे हैं तो काफी देर बाद वो खुल रहा है, यही ना होता है। उसी को ना बोलते हैं कि यार लैग कर रहा है, मेरा मोबाइल लैग कर रहा है। या फिर आप बोलते हो कि लैपटॉप मेरा हैंग कर रहा है। वही बात हो गया कि जब हम उसको एक्यूरेट टाइम पर हमारा वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर टाइमिंग वो हमको नहीं दे पा रहा है, प्रॉपर टाइमिंग के बाद वो फंक्शनेबल हो रहा है। तो अगर प्रॉपर टाइम से पहले अगर वो हो गया है तो उसको लीड बोलते हैं, और प्रॉपर टाइम के बाद अगर हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैग बोलते हैं। तो लिख लीजिए कि समय के बाद किसी वल्व का खुलना जो है उसको हम लोग लैग बोलते हैं। समय के बाद, समय के बाद किसी वल्व का खुलना, वल्व का लैग का लैग है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप लोग ये चीज अपने दिमाग में बैठा लिए कि ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक आप लोगों के लिए। हम सारा पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको लिख, तो हमको लगता है कि आपको लीड और लैग में डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा कि वॉल्व लीड का किसको कहते हैं और वॉल्व लैग किसको बोलते हैं। अब देखते हैं कि पेट्रोल इंजन की कुछ बात करेंगे हम लोग। पेट्रोल इंजन जो है पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, और ये पॉइंट नंबर 3 क्या है, वो है पेट्रोल इंजन के बारे में। ठीक है, तो लिखिए पेट्रोल इंजन।
पेट्रोल पेट्रोल इंजन का दो चीज पूछा जाता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन का सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि कंप्रेशन रेशियो कितना होता है और कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है। देखिए ए नंबर करके कि कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं भैया संपीड़न अनुपात, संपीड़न अनुपात। अब ये कितना होता है पेट्रोल इंजन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे फिर डीजल इंजन का भी हम लोग लिखेंगे ताकि आपको सारी चीजें एक साथ हम दे पाए, ताकि आपको कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। देखिए कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है पेट्रोल इंजन के लिए, उसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, 4:1 से लेके 10:1 तक होता है। 4:1 से कितना होता है, 10:1 तक होता है कंपैरिजन, ठीक है। वैसे ही पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए पेट्रोल इंजन में, फिर हम डीजल इंजन का लिखेंगे तो आपको बताएंगे। पॉइंट कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है, कंप्रेशन प्रेशर यानी संपीड़न दबाव, संपीड़न दाब, ये कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए इसको, 350 से लेके 550 पाउंड प्रति इंच, 350 से लेकर 550 पाउंड पर इंच, ठीक है। चलो भाई, ये हमने आपको पेट्रोल इंजन के बारे में बताया, क्लियर है ना। इसको आप लिख लीजिए नोट डाउन करके अच्छे से, ताकि आपको कभी भी कंप्रेशन प्रेशर पूछ ले कि भैया कंप्रेशन प्रेशर पेट्रोल इंजन का कितना होता है, कभी भी आपको कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंप्रेशन प्रेशर पूछेगा आपसे, कंप्रेशन रेशियो पूछेगा, कभी भी आपको पेट्रोल इंजन के बारे में गलती नहीं होना चाहिए। अब वैसे ही हम देखेंगे किसके बारे में, डीजल इंजन के। चौथा पॉइंट हमारा होगा डीजल इंजन, ठीक है ना। डीजल इंजन, ठीक है। डीजल इंजन की बात हो रही कि डीजल इंजन में कितना कंप्रेशन प्रेशर होगा और कितना इसका जो होता है वो ये होता है। तो लिख लीजिए डीजल इंजन को कंप्रेशन प्रेशर और कंप्रेशन रेशियो लिखिए। ए नंबर कंप्रेशन प्रेशर, प्रेशर और कंप्रेशन रेशियो, चलिए कंप्रेशन रेशियो, ठीक है ना। चलिए अब ये कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है डीजल इंजन के लिए और कंप्रेशन रेशियो कितना होता है डीजल इंजन के लिए, इसकी बात हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो लिख लीजिए डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, जल्दी बताइए। इसका भी जो कंप्रेशन प्रेशर होता है 300 से लेकर ऐसे लिख लो 600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 800 डिग्री, ठीक है ना। सॉरी 600 से 800 पौंड पर इंच लिखो ना, पौंड पर, ठीक है। अब रेशियो इसका कितना होता है,
तो आप कहेंगे कि 12:1 से लेके और 16:1 तक, 12:1 से 16:1 तक इसका जो होता है वो कंपैरिजन रेशियो। क्लियर है? दो चीज हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे आ जाइए। अब जो कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है तो देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिएगा कि स्ट्रोक किसको कहते हैं। एक्चुअल में हमने आपको ये चीज लिखा भी दिया है, लेकिन फिर से हम आपको लिखा देते हैं। ठीक है, स्ट्रोक किसको कहते हैं, कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रोक किसको कहते हैं तो लिख लीजिए टीडीसी से लेके बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। क्लियर है? चलिए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि उसको छोड़ देते हैं, बाद में जब हम उसके पास आएंगे तो हम लोग क्लियर है। अब जो हमारा है 5वां नंबर के बाद 6ठा नंबर है, वो है हमारे पास क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। क्लियरेंस, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको समझने के लिए हम आपको फिगर पर लेकर चलेंगे और बताएंगे। पहले लिख लीजिए कि टीडीसी पर पिस्टन के पहुंचने के बाद पिस्टन का पिस्टन का टीडीसी पर पहुंचने के बाद टीडीसी पर पहुंचने के बाद बचे हुए खाली स्थान को बचे हुए खाली स्थान को क्लियरेंस कहा जाता है। अब ये क्लियरेंस होता क्या है, क्यों दिया जाता है, सारी चीज हम आपको 2 मिनट के अंदर अंदर बताएंगे। स्थान को क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है ना? इसके लिए हम आपको से 2 मिनट का समय लेंगे ताकि हम आपको ये बता पाए कि जो होता है वो क्लियरेंस क्या होता है। फिर क्लियरेंस जब देख लेंगे तो क्लियरेंस वॉल्यूम और सॉफ्ट स्वेट वॉल्यूम भी हम आपको बता। आ जाओ भाई, एक फिगर बनाना है हमको। मान लीजिए ये जो है हमारे पास वो सिलेंडर है। ठीक है, अब इस सिलेंडर के अंदर ये जो है अपने पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। क्लियर है? चलो, अब एक और चीज हमको बनाना है भैया, और वो बनाना क्या है, वो बनाना है हमको पिस्टन। पिस्टन जो है आप मान लीजिए कि टीडीसी पर पहुंच गया, बिल्कुल पास में है, टीडीसी पर पहुंच गया। क्लियर है ना? देखो कैसे कैसे इसको हम लोग अभी करने वाले हैं, बहुत आसानी से। पहला ये जो है हमारे पास, हाँ, ये क्या बनाया है हमने अभी। तो आप कहेंगे सर कि आपने तो बताया ही नहीं, तो हम कैसे बता दें। हमने भाई आपको बताया है कि हम ये पिस्टन बना रहे। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास टीडीसी। आ जाइए, लिखते हैं सारी सारी चीजों को, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या कहानी कहाँ से पलट रही है। ये अपने पास है भाई, ये है अपने पास बीडीसी। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ये था अपने पास टीडीसी, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारा पिस्टन। यही है। अब कहेंगे सर बिल्कुल ये
अब देखो यहाँ से बना लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में भी आपको। यहाँ पर पिस्टन पिन लगा होगा, पिस्टन पिन से ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है। यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट नहीं है, क्रैंक है, क्रैंक से हमारा ये क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट। यही तो कहानी होती है। लिख लो इसको, ये हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है, यहीं पे लिखते हैं कि हमको और चीज यहाँ पर बनाना है। कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारे पास क्रैंक था, और ये हमारे पास शाफ्ट है। क्लियर है अजय भाई? अब आते हैं हम लोगों को जो समझना था, समझना क्या था, क्लियरेंस समझना। देखिए भैया, पिस्टन यहाँ पे देखिए इनलेट वाल्व होगा, यहाँ पे आउटलेट वाल्व होगा, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर हो जाए या फिर स्पार्क प्लग हो जाए, वो जो दूसरी चीज है। हम यहाँ पर आते हैं, देखो भाई कि पिस्टन हमारा टीडीसी पर पहुंच गया है, पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ पहुंच गया। तो जब पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पर पहुंच गया, तो उसके बाद देखिए इस लाइन के बीच, ये जो अपना लाइन है, इस लाइन और इसके बीच जो हमारा ये गैप है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर हम आपको, ये क्लियरेंस है। यही चीज हमने यहाँ लिखा है ना, देखिए यहाँ पर कि पिस्टन का टीडीसी पर पहुंचने के बाद बचे हुए खाली स्थान को हम लोग क्लियरेंस कहते हैं। यही चीज हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, कि पिस्टन जो हमारा टीडीसी पर पहुंच गया है, उसके बाद जो उसके बीच में गैप है, वो जो गैप है हमारा, वो क्लियरेंस कहलाता। अब कहेंगे सर ये क्लियरेंस दिया क्यों जाता है, और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? तो ये जो क्लियरेंस दिया जाता है मिक्स करने के लिए, टू मिक्स फ्यूल प्रॉपरली, प्रॉपरली। क्लियर है? देखिए हमने क्या लिखा, ईंधन को पूरी तरीके से मिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देते हैं। जब हम ईंधन को मिक्स करके अंदर भेज रहे हैं, फिर भी कुछ मात्रा में ऐसा ईंधन होता है जो प्रॉपरली मिक्स नहीं होता, तो उसको प्रॉपरली मिक्स करने के लिए हम एक स्पेस छोड़ते हैं, जिसको हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। अब आइए देखिए कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको जानना है। ठीक है, अब देखो भाई हम क्या करेंगे, इस क्लियरेंस को मिटाएंगे यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि हमको क्या है, हमको क्लियरेंस वॉल्यूम बनाना, इसके लिए हमको दो कलर यूज करना होगा। देखो चलिए देखिए, हमने बहुत अच्छा आपके लिए बनाया है ताकि आपको समझ में जो है अच्छे से आना चाहिए। हमने अभी आपको क्या कहा था कि पिस्टन जो टीडीसी था और इसके बीच का जो दूरी थी, उस दूरी को हमने क्या बचा हुआ, खाली बचे हुए स्थान को हमने क्या कहा है, क्लियरेंस कहा है। अब उस खाली बचे हुए स्थान में कुछ ना कुछ तो सामान आएगा भैया, कि नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, और न आने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। बनता है कोई सवाल? नहीं बनता। खाली हुआ कोई चीज है, कोई खाली कंटेनर है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हम डाल सकते हैं। तो कहेंगे सर बिल्कुल डाल सकते हैं। चलिए, तो वो जितना अमाउंट में उसके अंदर हम डालेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद बचे हुए आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और जो बचा हुआ दूरी है उसको हम लोग क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या निकलेगा, ये जो पूरा देख रहे हैं ना, ये जो आप पूरा देख पा रहे हैं, ये हमारा निकल रहा है भैया, ये जो है ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है। क्लियरेंस
वॉल्यूम है। ठीक है, हमको लगता है टीडीसी पीडीसी मिटा देना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको यहीं पर एक ही फिगर में हम लोगों का और अच्छा सा काम हो। ठीक है ना, ये था भैया पिस्टन। ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं बीडीसी को। ठीक है, और ये बीच का जो हमारा लाइन देख पा रहे हो आप, बीच वाला जो लाइन आपको अतरंगी कलर सा दिख ही रहा होगा, आने का हम आपको प्रयास करते। अब लगता है कि आपको दिख जाना चाहिए। जो ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, ये लाइन है हमारा टीडीसी। टीडीसी, हाँ जी, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है और वो हमारे पास टीडीसी है। पीडीसी भी हमने आपको दिखा दिया, टीडीसी भी दिखा दिया, पिस्टन भी दिखा दिया। आप कहेंगे सर इस तरफ से क्यों मिटाए, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसी चीज को कि बचे हुए खाली स्थान को क्या कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं। तथा तथा उसमें रखे जाने वाले आयतन को, उसमें रखे जाने वाले, रखे जा सकने वाले आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना कि क्लियरेंस क्या हुआ, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या हुआ। समझते जाइएगा, अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम आपको इतना जोर दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, हमने क्या कहा कि पिस्टन हमारा टीडीसी पर पहुंचा हुआ है। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद जो अपर लिमिट है, उसके बीच का जो दूरी है उसको हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं, और उस दूरी के, उस गैप के बीच में रखे जाने वाले आयतन को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, पिस्टन हमारा टीडीसी पर था। ठीक है ना, पिस्टन हमारा टीडीसी पर भैया है। अभी व्हाइट कलर का हमने पिस्टन बनाया है, बिल्कुल बनाया है भाई, कहीं से कोई दिक्कत हमारा, क्लियर है? देखिए, पिस्टन हमारा टीडीसी पर था। पिस्टन जो है वो अपने साथ जब नीचे से, मान लो अभी पिस्टन का मूवमेंट जो है कुछ इस प्रकार का हो गया, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है या फिर ऊपर से नीचे जाएगा, दोनों एक ही बात है। तो पिस्टन अपने साथ कुछ ना कुछ मात्रा में वॉल्यूम को लेके जाता है। ठीक है, देखते जाइए। जानबूझ के अलग सा कलर बना दे रहे हैं ताकि आपको ये, जब हम कलर की सहायता से अभी चीज़ों को लिखेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए हमने अभी इसको थोड़ा सा ये करना चाहा। चलिए, देखिए बन गया। आइए, इसलिए हमने थोड़ा सा अलग सा क्या किया है, 3 कलर का दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है ना? हमने क्या कहा कि अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, निकालना है किसके बारे में, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना।
अब देखो भाई, ये था हमारे पास पिस्टन, ये हमारे पास कुछ और है, ये कुछ और है। देखिए, ये तो था हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये क्या है हमारे पास, क्लियरेंस वॉल्यूम है। अब पिस्टन जब यहां से देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा था, पिस्टन क्या कर रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। ये लाल वाला जो आप कलर देख रहे हो, उतना मात्रा में आयतन को क्या करता है, वो विस्थापित करता है, उतनी मात्रा में आयतन को विस्थापित करता है। तो ये जो आयतन विस्थापित करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, तो हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम ये वाला था, क्लियर है भाई, क्लियरेंस वॉल्यूम जो था ये वाला था, ठीक है ना, ये वाला। और जो हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम है, ये वाला पार्ट है, इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब हम इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम को जब ऐड कर देते हैं, तो ये बराबर में बनता है, बराबर में बनता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बनता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कि कभी आपको यहां से देखो न्यूमेरिकल भी बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा, उसकी तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब कैसे कैसे इसको लिखेंगे वो भी समझिए। पहले देखिए, आपने समझा कि क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ था, स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे बना है, स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे बना है, क्लियरेंस वॉल्यूम कैसे बना है, ये भी आपने देख लिया। कुल वॉल्यूम कैसे बनता है वो भी आपने देख लिया। अब इन तीनों को हमने क्लियरेंस वॉल्यूम आपको लिखा दिया है। अब आओ स्वेप्ट वॉल्यूम देख लेते हैं और फिर हम लोग चलेंगे कुल वॉल्यूम पर। आइए लिखिए स्वेप्ट वॉल्यूम। पॉइंट नंबर ये कौन सा था, पॉइंट नंबर 7, क्लियरेंस एंड क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया था। आ जाइए पॉइंट नंबर 7 में, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको हिंदी में भी स्वेप्ट आयतन भी बोलते हैं, स्वेप्ट आयतन, या फिर इसको हम लोग विस्थापित आयतन के भी नाम से जानते हैं, विस्थापित आयतन, आयतन, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी हमने क्या लिखा है स्वेप्ट वॉल्यूम और के बारे में, कि देखिए स्वेप्ट वॉल्यूम है क्या, कि पिस्टन जो अपने साथ आयतन लेके चलता है, तो पिस्टन आयतन कहां से कहां के बीच के लेके चलता है, तो कहेंगे बीडीसी से टीडीसी या फिर टीडीसी से बीडीसी। तो आप लिख सकते हैं पिस्टन के द्वारा टीडीसी से लेकर बीडीसी के बीच चलित आयतन को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम के नाम से, या फिर पिस्टन के द्वारा, पिस्टन के द्वारा, पिस्टन के द्वारा टीडीसी से लेकर बीडीसी के बीच विस्थापित आयतन को, विस्थापित आयतन, स्थापित आयतन स्वेप्ट वॉल्यूम कहा जाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब तो हमको लगता है कि फिगर से भी हमने आपको बता दिया, और साथ ही साथ हमने आपको भाषा ही बता दिया कि स्वेप्ट वॉल्यूम। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 हो गया, आप 8 देख लीजिए, कुल आयतन, इसका पिस्टन का कुल आयतन, सिलेंडर का कुल आयतन, कुल आयतन बराबर होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस सीवी क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में टोटल को टीवी भी कर लो तो आप ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और तीनों का नोमेनक्लेचर अभी हम आपको
ठीक है, टीवी क्या है ये भी जानना जरूरी है आपको। टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम यानी हिंदी में कुल आयतन। ठीक है, ये हमारे पास है स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, और सीबी हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब एक और पॉइंट आता है और यहीं से आपको निकालने आएगा। देखिए भैया, ये है, यही हमारा फॉर्मूला बना है, और यहाँ से आपको निकालने के लिए आता है, कंप्रेशन रेशियो निकालने का भी आता है, या फिर आपको टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए आता है। तो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है, वहां से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है, ये चीज आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था? डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो हमने आपको बताया कि नहीं? जब बताया है कंप्रेशन, सॉरी यार उल्टा लिख दिया ना, मेरे 12 से 22 होता है ना, अचानक से हमको ध्यान आ गया, 12 से लेके 22। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। देखिए, कंप्रेशन रेशियो, संपीड़न अनुपात, पीड़न अनुपात, संपीड़न अनुपात, शॉर्टकट में इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो या फिर सी आर, कंप्रेशन रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं सी आर। ठीक है ना, याद रखिएगा, कंप्रेशन रेशियो को सी शॉर्टकट में सी आर भी बोला। तो ये कंप्रेशन रेशियो होता कितना है, ये बराबर फॉर्मूला होता है आपका टोटल वॉल्यूम टीवी डिवाइडेड बाई, क्या होता है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सीबी, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम अभी जस्ट हमने देखा था, टोटल वॉल्यूम बराबर होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस का क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। ये हमने आपको यहाँ पर लिखा दी, इसको आप हिंदी में अपने खुद से लिखेंगे। स्वेप्ट वॉल्यूम में क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे तो टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बाई क्लियरेंस वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वही होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो। सी आर बराबर, सी आर बराबर आप लिख सकते हो कंप्रेशन रेशियो बराबर, आप ये फॉर्मूला जो है इसको दिल दिमाग में जैसे बैठाना है बैठा लीजिएगा। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो बराबर टोटल वॉल्यूम बटा क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमने जस्ट अभी निकाला है, स्वेप्ट वॉल्यूम में जब हम लोग क्या करेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाता है, क्या निकल जाता है, वो क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियर है भाई यहाँ पर आप लोगों को? चलिए, अब देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ, आ जाओ यार, तो थोड़ा सा सुधार करते हैं। ठीक है, और वो सुधार क्या है ये हम आपको बताना चाहते हैं। बल्ब को मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए। मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा हम दूसरा चीज बताने के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, इसको आप सिर्फ लिख लीजिए ना, लीड, सिर्फ और सिर्फ आप बल्ब हटा देना है आपको, लीड। ठीक है, और इसको लिख लेना है लैग। क्लियर है, बस इतना ही आपको करना। ये क्यों किया हमने,
वो हमारे दिमाग में एक चीज आई कि हम आपको वॉल्व लीड और वॉल्व लैग भी बता देते हैं दूसरे तरीके से, तभी आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने वो चीजें यहाँ से बिठा। ठीक है ना। आइए भैया लिख लेते हैं उसके बारे में भी, पॉइंट नंबर 10 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 हमारा क्या है? सबसे पहले लिखो बोर। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में इसको बोर बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसको आपको जानने की, लिख लीजिए। सिलेंडर के आंतरिक व्यास को, सिलेंडर के आंतरिक व्यास को, आंतरिक व्यास को बोर कहते। दूसरे शब्दों में इसको समझने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा, यहीं पे आना पड़ेगा। देखिए भैया, ये जो आप पूरा देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारे पास? ये सिलेंडर का, ये हमारे पास सिलेंडर है। तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है, ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा ये वाला, तो ऐसे बना, नया पेज लेके बना। देखिए, ये हमने सिलेंडर बनाया है। ठीक है, एडीसी बीडीसी अभी हम नहीं बना रहे, हम सिलेंडर बनाए हैं। देखिए यहां पर ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये है क्या? बाहरी व्यास। ठीक है, और ये वाला जो आप देख रहे हो, ये क्या है? इसका आंतरिक व्यास। आंतरिक, तो ये जो आंतरिक व्यास है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर बोलते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर एक चीज, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो हमारे पास पिस्टन है, पिस्टन जो है, मान लो ये हमने लगाया, यही लगाया है पिस्टन। एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो आप कहेंगे कि सर ये जो आंतरिक व्यास है ना, सिलेंडर का जो आंतरिक व्यास है पिस्टन के बाहरी व्यास को टच करता है। सिलेंडर के जो आंतरिक व्यास है वो पिस्टन के बाहरी व्यास को टच करता है, तो पिस्टन का बाहरी व्यास भी बोर कहलाता है और सिलेंडर का आंतरिक व्यास भी बोर ही कहलाता है। क्लियर है जी? यहां पर आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं, आंतरिक व्यास को हम लोग बोर बोलते हैं। क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? कि दिक्कत है? ये पिस्टन था। हाँ? यहाँ पर कोई आप लोगों को परेशानी नहीं है? चलिए, चलो भाई, अगला क्वेश्चन। 11 नंबर पॉइंट है, और पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि पावरफुल मिक्सर पूछा जाता है कि शक्तिशाली मिश्रण पेट्रोल ईंधन का कितना होता है। लिख लीजिए, शक्तिशाली मिश्रण में हवा और पेट्रोल का रेशियो जो होता है 12:1 होता है। शक्तिशाली मिश्रण में, शक्तिशाली मिश्रण में एयर फ्यूल का रेशियो, एयर रेशियो फ्यूल जो होता है का अनुपात बराबर होता है भैया 12:1 हो। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से लिख भी लेना है, ये चीजें आपको याद भी। अब बॉल्व ओवरलैप क्या होता है? 12 नंबर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझना जरूरी है। बॉल्व ओवरलैप, बॉल्व ओवरलैप ये क्या होता है? हिंदी में भी इसको बॉल्व ओवरलैप ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉल्व ओवरलैप ही। अब ये बॉल्व ओवरलैप क्या होता है, ये कहानी जो है आपको समझना पड़ेगा। हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब लीड और लैग बता रहे तो हमने बताया था कि वॉल्व का खुलना या फिर वॉल्व का बंद होना इसके द्वारा नियंत्रित होता है।
कैम के द्वारा नियंत्रित होता है और कैम जो है रॉकर आर्म से कनेक्टेड होता है। तो आप रॉकर आर्म और कैम दोनों। अब कभी कभी क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, उस समय दोनों बल्ब खुल जाए। तो दोनों बल्ब एक साथ अगर खुल जाए, उसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब ओवरलैप बोलते हैं। लिख लीजिए, जितने डिग्री तक दोनों बल्ब एक साथ खुले रहते हैं उसे हम लोग बल्ब ओवरलैप कहते हैं। लीजिए, जितने डिग्री तक बल्ब एक साथ खुले रहते हैं, बल्ब एक साथ खुले रहते हैं से बल्ब ओवरलैप बोलते। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी? ठीक है, चलिए। इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है, कौन सा, अरे बताओ, नाम बताओ कौन सा, जन ऑपरेशन, ये चैप्टर क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। ठीक है ना? इसमें हमने आपको सारी डिटेल में जो चीजें करवाने लायक थी, मैंने आपको क्या किया है, बता दिया है। अब आप जाइए, एक बार इस वीडियो को अगर आपने पूरी तरीके से देख लिया है और आपको लगता है कि सर ने जो बताया है हमको ठीक ठाक तरीके से समझ में आ गया है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक को लीजिए और उसके जो क्वेश्चंस है वो आप लगाइए। मेरा आपसे वादा है, जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, अगर उतनी चीज़ें आप समझ पाए होंगे तो आप अधिकतम प्रश्नों को लगा पाएंगे। ये हमारा आपसे अपेक्षा है। क्लियर है? अगर इसमें कोई भी टॉपिक छूट गया हो या फिर कुछ कमी पेशी हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में का सुझाव आप दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्लियर है? बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हम उन प्रत्येक पॉइंट को जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है उसको इंक्लूड करने का प्रयास हम लोगों ने। चलिए, तो कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दिनों तक ये चैप्टर चला है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे कल एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। जय हिंद।